हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑर्गेनाइजिंग स्टेटेड इंपॉर्टेंस। पहले हम समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ये सेकंड स्टेप होता है मैनेजमेंट का। पहला क्या था फंक्शन, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो आपने प्लान किया, आपको प्लान करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होता है। तो उन रिसोर्सेज को कहाँ से एलोकेट करेंगे, कौन उसको काम करेगा। चलिए हम मीनिंग समझते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस that initiate implementation of plan by classifying job and work relationship and effectively developing resources for attainment of identifiable and desired results। जो आपको रिजल्ट चाहिए आप उसके लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे, साथ में आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे, कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। जो काम करना है आप उसको आइडेंटिफाई करो और उसको ग्रुप करो जो सिमिलर नेचर के है। Defining and delegating responsibility and authority and establishing relationship for the purpose of enabling people to work more effectively together in accomplishing objectives। चलिए अब इसके फीचर प्रोसेस पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। देखो कोई भी प्रोसेस है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, जो आपको काम करना है आप उसको सेवरल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हो। फिर जो भी सिमिलर नेचर का आप उसको एक अलग से डिपार्टमेंट बना दोगे, जैसे फाइनेंस का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, एचआर का हो गया। ऐसे जिस जिसकी आपको नीड होगी आप उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर दोगे। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, हर एक पर्सन को उसकी ड्यूटी असाइन कर दी जाती है। जैसे कोई भी आपने सुना होगा प्रोडक्ट का इंचार्ज होता है, तो वो क्या होता है कि उसको ड्यूटी दे दी भाई तेरे को ये काम है, तेरे को ये करना है। जैसे ग्रुप में हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होती है सबकी। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये सबसे मेन होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। कई बार क्या होता है पर्सन काम करके तैयार बैठ गया, लेकिन उसे तो कई दिनों तक पता ही नहीं मुझे किसको रिपोर्ट करना है, क्या कुछ करना है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपके पर्सन फाइनेंस का काम कर रहा है, कई सालों तक उसने फाइनेंस का कर लिया, वो फाइनेंस का एक्सपर्ट हो जाएगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सबको पता होगा कि हमें किसको रिपोर्ट करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब आप अपना काम देखोगे आप देखोगे मुझे 5% की जरूरत है, तो और आपने ये देख लिया कि इन पर्सन के पास फिलहाल काम नहीं है, आपने उनको उठा के उस काम पे लगा दिया, तो ये क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अडेप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, पर्सनल को भी लगेगा कि मुझे हर बार चैलेंजिंग टास्क मिल जाए इस जॉब में, तो वो उसकी डेवलपमेंट होगी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, that is not on departmentalization, discuss its need and importance। Departmentalization is a process of grouping the activities of an enterprise into several units for the purpose of administration at all levels। पहले आपने अपने काम को सेवरल यूनिट्स में क्लासिफाई कर दिया, ये कि मेरे को इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। और आपने देखा कि ये काम भी एक जैसे ये तीनों काम एक एक बंदा कर सकता है, तो आपने उसका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया फॉर एन इम्पोर्टेंस फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। The basic need for departmentalization is to make size of each department unit meaningful and secure the advantage of specialization। कि देखो जब एक पर्सन एक डिपार्टमेंट में काफी टाइम तक काम करेगा, स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगी। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज नेसेसरी ऑन द अकाउंट फ्लोइंग रीजंस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट पे बहुत डिपेंड करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन की हर एक पर्सन में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, जब आप उसको नेक्स्ट टाइम दोबारा उसको कुछ काम दोगे और उससे सिमिलर काम दोगे वो कम टाइम में कर पाएगा। फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, हर एक पर्सन को देखो कि मेरे पास भी पावर है, आई एम ऑल्सो द बॉस, कि मतलब मेरे अंदर भी पीपल काम कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहो कितने डिपार्टमेंट बना दो या मर्ज कर दो, कुछ भी कर दो। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो सकता है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अब अपने अलग अलग काम दे दिया, तो हर एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करने के बारे में सोचता है, और जब डिपार्टमेंट एक्सपेंड हो जाए एक टाइप का कंपनी में एक्सपेंशन आती है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपने डिपार्टमेंट बना दिया कि अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा आप उसको डांट सकते हो। अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनेजर स्किल्स, अब हर एक मैनेजर के पास जब ऑटोनॉमी आएगी, पावर आएगी, तो उसकी स्किल्स भी डेवलप होगी, उसको लोगों को अच्छे से मैनेज करना आएगा। फ्लेक्सिबल फैसिलिटी इन अप्रेजल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, राइट डिफाइन डिवीजन ऑफ लेबर स्टेटेड टाइप। Division of labor means division of work into different parts or process which are performed by one or group of workers according to their ability and aptitude। ये कह रहा है अपने काम को सेवरल प्रोसेस में बांट दीजिए। जैसे आपको कोई भी यूनिट बनानी है, उस यूनिट को बनाने के लिए 3 प्रोसेस लगते हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। पहले तो आपने काम को बांट दिया, फिर आप ये देखिए कि जैसे ये है हाथ से काम होने वाला काम है, तो आप इसको अनस्किल्ड पीपल को दे दो, ये टेक्नोलॉजी से बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये टेक्नोलॉजी में जाएगा, मशीन में जाएगा,
तो मशीन से आउटपुट लेना है, तो इसके लिए हमें थोड़ी बहुत स्किल्ड पर्सन की भी जरूरत होगी। फिर पैकेजिंग, पैकेजिंग के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना है और सब चीजों का, तो उसके लिए थोड़े सेंसिटिव पीपल को रखते हैं। तो उस तरीके से स्टेट वेरियस टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से, पहले सिंपल और डिवीजन ऑफ लेबर। सिंपल में क्या, व्हेन द प्रोडक्शन is split upon different parts and many workers come together to bring the work, but the contribution of each worker cannot be known. It is known as simple division. Simple division में क्या है, आप अपने काम को स्प्लिट कर दीजिए। अब इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि when people carry a huge load of wood, कि जब जैसे आपने वर्कर्स को कहा, आपने ग्रुप बुला लिया वर्कर का, आपने कहा भाई इस ट्रक में से दूसरे ट्रक में सामान डालना है वुड का, तो आप उसमें जैसे एक लकड़ी का बड़ा पकड़ने के लिए 2-3 बंदे की जरूरत होती है मिनिमम। तो अब 2 जने भी पकड़ेंगे तो आप ये कोई ना दूसरा पर्सन कोई ना कहेगा कि आधा मैंने पकड़ा आधा मैंने पकड़ा, कि आप उनके एक बंदे के काम को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, कि आप ऑक्यूपेशन या उसके ट्रेड के बेसिस पर क्लासीफाई करें, जैसे इसमें टीचर्स, डॉक्टर, इनके हम अलग अलग बना सकते हैं ग्रुप्स। डिवीजन ऑफ लेबर इनटू कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। कॉम्प्लेक्स में जैसे ये ऑटोमोबाइल का एग्जांपल दे रहे हैं कि ऑटोमोबाइल में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कि जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका ऑयल कोई चेंज कर रहा है, टायर कोई बना रहा है, उसके गेट कोई और बना रहा है, तब उसके बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर इनटू सब प्रोसेसेस और इनकम्प्लीट प्रोसेस। व्हेन द कंप्लीट प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू सब प्रोसेस, देन द वर्क इज कंप्लीट। इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ अ सब प्रोसेस। अभी कह रहे हैं कि आपने एक काम को सेवरल प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। अब अगर कोई आपका एक काम पूरा हो रहा है कि एक प्रोसेस, तो उसे हम सब प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन दूसरा प्रोसेस उसके कारण अटक गया, कि मतलब लेबर किसी और काम में एंगेज थे, तो उसे हम इनकम्प्लीट कर देंगे, इनकम्प्लीट प्रोसेस। टेरिटोरियल और जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें एग्जांपल देगा कि जैसे आपका कॉटन टेक्सटाइल, क्या आपने आपके पास टेक्सटाइल की भी है, जूट की भी है, आप मतलब मल्टीपल काम करते हो, तो आपने लेबर को कैसे क्लासिफाई करा, कि जो आसपास है जिनको लोग कॉटन से रिलेटेड काम में एंगेज है या उनको पहले से थोड़ी नॉलेज है, तो आपने उनके बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। जो से जूट वाले एरिया से आते हैं या कोई आसपास के एरिया के, मतलब उनको अच्छे तरीके से उसकी नॉलेज है, तो वहां पे following are the certain advantages of division of labor. Since each worker specialize in each particular type of work, hence efficiency increases. कि जब आप एक वर्कर को एक ही काम पे लगा दो, जैसे आप कोई भी एम्प्लॉय को एक काम पे लगा देते हैं कि मतलब उसको फाइनेंस कराते हैं, ऐसे कोई वर्कर एक काम को बार बार करेगा तो उसकी उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। सेम रिपीटेड बेसिस देयर इज इंप्रूवमेंट इन स्किल्स। डिवीजन ऑफ लेबर ग्रेटर प्रोडक्शन, की मतलब जब एक बंदा आपने पहले लगाया, उसको एक मिनट में 10 मिनट लग रही थी, अगली बार क्या आपको 9.5 मिनट लगे, लेकिन अगली बार 9 मिनट, अब क्या था वो आखिरी में 6 मिनट पे आ जाए। तो अब इसमें क्या है, पहले वो 10 मिनट में एक बना पाता था, अब 6 मिनट में एक। इससे क्या है, अब प्रोडक्शन इंक्रीज ही करेगा आने वाले टाइम में। इंडिविजुअल हाई स्किल्स इंटेलेक्चुअल कैन मेक अ इन्वेंशन इन द फील्ड स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ट्रेड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जिससे हमारी नेशनल वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। डिवीजन ऑफ लेबर लेड टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस। क्या आप डिवीजन ऑफ लेबर करें तो उससे हमारी डाइवर्सिटी आएगी। यूनिट ऑफ डिवीजन, ईच पर्सन इज गिवन द जॉब फॉर विच ही इज बेस्ट सुटेड। कि आपने अनस्किल्ड पर्सन को हाथ का काम दे दिया, स्किल वाले को मशीन पे काम पे लगा दिया, तो जो पर्सन को सूट करा आपने उसको कोडिंग काम दे दिया, तो वो ज्यादा खुश होकर काम करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, मोनोटोनस, कई बार पर्सन को बोर हो जाते हो आप भी, अगर आपको एक काम बार बार दे दिया जाए, जैसे आप कई बार खाते हो, खाते खाते भी आप कहते हो कि कई दिन से मैं ये खाना खाता हूँ, बोर हो गया, मैं ये काम करता हूँ, बोर हो गया, ऐसे ही ठीक है कि वर्कर्स भी बोर हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। इंटरेस्ट इन दी मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि जैसे आप कोई वर्कर है काफी सालों से एक काम कर रहा है, लेकिन आप आओगे कहोगे भाई तू आज ये काम कर दे, तो उसको थोड़ा अजीब सा फील होगा, क्या तो वो काम ही ना कर पाए, क्यों, क्योंकि उसको इस काम की आदत पड़ चुकी है, हैबिचुअल हो चुका है। डिवीजन ऑफ लेबर लेड टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अभी कह रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उससे पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट्स बनाना ज्यादा हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंज्यूम mechanism of work reduces the rate of labor participation in the production process. अच्छा, when the production is split into number of process each अभी इसमें ये क्या करें, जब हमने एक प्रोडक्ट को, जैसे आपको एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से बनना था, अब आपने एक प्रोसेस पे एक वर्कर कई सालों से इस प्रोसेस पे काम कर रहा है, तो वो पूरे होल प्रोसेस में प्रायोरिटी नहीं ले सकते कि ये सारा काम मेरी वजह से हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ एक जगह पे ही लगा हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसका कोरिलेशन, फंक्शन से नाम से समझ आ रहा है, जैसे आपने डिवाइड कर दिया, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, लीगल, तो इन बेसिस पे एक्सेट्रा जो भी और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिवीजन में क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे आईटीसी ले लो,
या रिलायंस ले लो, तो उनके अंदर काफी इंडस्ट्रीज आती है, वो अलग अलग टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपने जियो का अलग बना दिया, रिलायंस स्मार्ट अलग बना दिया, एक अलग डिवीजन क्रिएट करना, स्पेशलाइजेशन, इसमें फंक्शनल में, इसमें प्रोडक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। इन डिविजनल स्ट्रक्चर इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिवीजन। कॉस्ट, ये इकोनॉमिकल है, ये एक्सपेंसिव क्यों हो गया, क्योंकि देखो अगर आपने फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, अब लेकिन आप डिवीजन में आ गए, डिवीजन में क्या होगा, आपने जियो में देखा, जियो में भी सेम डिपार्टमेंट बना हुआ है, फाइनेंस एचआर वाले, कि मतलब वो लोगों के एम्प्लॉय कर रहे हैं। रिलायंस में उसमें भी सेम चीजें हैं, और जो भी उनके अलग अलग है, मतलब देखो फाइनेंस का इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये एक्सपेंसिव नहीं पड़ गया। मैनेजरियल डेवलपमेंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो काफी एक डिपार्टमेंट काफी लेवल्स पे काम करेगा, और भी डेवलपमेंट के चांसेस है, तो इसके अंदर ज्यादा। कोऑर्डिनेशन, इट इज डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन इज इजी बिकॉज ऑल द activities related to one product are integrated. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में होती है, मीन्स वही सारे ऑर्डर इशू करते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस भी वहीं से आते हैं, सब कुछ वहीं से आता है। सेंट्रलाइजेशन इज द अथॉरिटी, मीन्स कंसल्टेशन ऑफ द अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग at the higher or the top level of management. It refers to the situation where all the decisions on all matters are taken by one or a few managers relatively higher levels. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे टॉप टॉप जैसे इसमें क्या था, सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर यहाँ पे थी, लेकिन अब यहाँ पे मिडिल लेवल भी अपने रोल्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है, उसके पास भी पावर है, और मिडिल लेवल को लगा कि ज्यादा ही काम बढ़ गया, तो उन्होंने लोअर लेवल को भी दिया, भाई तुम भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लो। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है, प्रमोट इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी अमंग सबॉर्डिनेट्स। अब सबॉर्डिनेट को लगेगा कि मेरे हाथ में पावर है, तो वो अपने अलग अलग आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की सोचेगा, तो उनके इनिशिएटिव डेवलप होगा, डेवलप्स मैनेजर टैलेंट, क्विक एंड बेटर डिसीजन होगा, रिलीफ टॉप मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट और भी अदर डिसीजन ले पाएगी डेली रूटीन को छोड़ के, फैसिलिटेट ग्रोथ, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसका ही सेकंड पार्ट, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर दो बेसिस पे होता है स्ट्रक्चर। सेंट्रलाइजेशन, क्या आपको सारी पावर टॉप पे रखनी है या आपको सारी पावर लो पे रखनी है, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना है। अब तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन दोनों में से एक ही फॉलो करेगी। लेकिन डेलीगेशन क्या होता है, जैसे आपने मैनेजर है, मैनेजर के पास एक्सेस वर्कलोड आ गया, तो वो क्या करता है, अपनी पावर कुछ टाइम के लिए दूसरे बंदे को दे देगा। भाई मेरे को एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मेरे पास पावर है, तो उसने क्या करा, आगे तीन बंदे रख लिए, भाई तुम ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, उसने क्या करा, डेलीगेट कर दिया अपना कुछ टाइम के लिए। अब मीनिंग, डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी बाय अ मैनेजर टू हिज सबॉर्डिनेट, कि इसमें मैनेजर दे रहा है, लेकिन इसमें उसको ऑफिशियल मिलती है। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एंड रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। नेचर, ये इंडिविजुअलिटी हो गया कि मतलब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को दे रहा है, ये टोटलिस्टिक हो गया, मतलब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। पर्पस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, to increase the importance of subordinates in the organization. Status, it is a process of sharing tasks and authority. It is a result of policy of decision of the top management. Accountability, in delegation, a superior continues to be accountable for the work delegated him to his subordinate. His the superior is relieved of the accountability as his subordinate becomes liable for that. अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था, आपका स्ट्रक्चर था, तो उसमें जो भी पावर आपने डेलीगेट की हुई है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, वो सारी मेंशंस होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स में। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबल है तो ये करनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबल है ये करनी चाहिए। लेकिन डेलीगेशन में क्या है, एक पर्सन ने खुद की पावर को डेलीगेट किया है, क्यों, क्योंकि वो वर्कलोड आ गया, कुछ भी रीजन है। तो यदि कभी भी कोई दिक्कत हुई, सबसे पहले तो पकड़ा तो यही जाएगा, भाई काम तो थोड़ा दिया था, फिर वो जाके इसको डांटेगा भी, तूने मेरा काम क्यों नहीं पूरा किया। फ्रीडम ऑफ एक्शन, सबॉर्डिनेट डज नॉट एंजॉय द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन, कि सबॉर्डिनेट को एक हद तक पावर दी जाती है, सबॉर्डिनेट एंजॉय फ्रीडम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एलिमेंट्स क्या डेलीगेशन के, अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या होता है, पावर देना किसी को। अथॉरिटी इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट, मतलब वो अपने नीचे के लोगों को काम दे सके, टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसको काम दिए वो उसको पूरा करके दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट, मतलब ये इसको करके ही देना है, टू प्रॉपरली परफॉर्म हिज असाइन ड्यूटी, जो उसको काम दे दिया वो प्रॉपर तरीके से काम करे। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी, accountability means that the subordinate is answerable to the superior for the completeness of his job assigned to him, कि
मैंने काम तुझे दिया, तूने काम क्यों नहीं पूरा किया, ये आपने आज तक सुनते होंगे। तो ये कहता है अकाउंटेबिलिटी। मीनिंग, अब इसमें तीनों में डिफरेंस। मीनिंग, राइट टू कमांड, अथॉरिटी का मतलब है कि आप कमांड देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क, कि जो आपको काम दिया आपको उसको पूरा करना। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आंसरेबिलिटी, मतलब आप आंसर देने योग्य होने चाहिए। डेलीगेशन, इट कैन बी डेलीगेटेड अथॉरिटी है, एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी आगे डेलीगेट कर ही देता है कई बार काम के चक्कर में। इट कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो जाएगी, सबसे पहले इसकी गर्दन पकड़ जाएगी, फिर ये आगे जाके डांट सकता है। ऊपर वाला पर्सन पहले सीधा इसके पास नहीं आएगा, वो कहेगा मैंने काम तुझे दिया तू था। अकाउंटेबिलिटी, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, वही बात। फ्लो, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी को भी आपने देखा है, वर्कर अपने मालिक को जाके देगा तू जाके काम कर, नहीं, मालिक आके कहता है, टॉप टू बॉटम। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कि आपने जो भी काम है, वर्कर्स है, वर्कर्स अपने मैनेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर अपने हायर मैनेजर के लिए। तो ऐसे क्या है, अपवर्ड जा रही है। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी भी ऊपर जाती है। ये पर्सन आके इससे पूछेगा, ये आके इससे पूछेगा, तो ये क्या अपर करती है अकाउंटेबिलिटी। ओरिजिन, authority originates from the formal position. Responsibility arises from delegated authority. Accountability arises from responsibility. Okay, next question go. Distinction between traditional and a modern organization. Stability. Traditional organization are stable. Modern organization are dynamic. ट्रेडिशनल मतलब क्या कहते हैं, जो पुराने जमाने से चलती आ रही है, कहते हैं ना ये पुराने ख्यालात की है, मतलब जो हम पहले काम करते थे वैसे ही आज कर रहे हैं, मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन ही कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होगी, जो टेक्नोलॉजी से काम करते हैं सारे। पॉइंट ऑफ फोकस, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन आर जॉब फोकस्ड। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये स्किल्स, ये स्किल के बेसिस पे लोगों को हायर करते हैं। ये भाई मुझे अकाउंट्स का मतलब अकाउंट्स का काम हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी पर्सन आके करे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये सारे जॉब फोकस होते हैं। टास्क ऑपरेशन स्टाइल, इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिफाइंड बाय जॉब पोजीशन, और यहाँ पे क्या, वर्क इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टास्क टू बी डन, क्योंकि मेरा ये काम हो जाना चाहिए और वो स्किल्स के पर्सन को लेकर आता है ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। रिलेशनशिप, ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन हिरार्कियल रिलेशनशिप, और इसमें कहता है लिबरल होते हैं ये। टीम वर्क, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज अ चेन ऑफ कमांड वेयर एवरी एम्प्लॉय शुड बी ओबे हिज सुपीरियर, लेकिन इसमें क्या, टीम वर्क इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट द बिल्डिंग मोर इफेक्टिव टीम। एम्प्लॉय मोरल, इसमें एम्प्लॉय का मोरल हाई नहीं था, क्यों, ट्रेडिशन में क्या था, तू आ काम कर जा, ज्यादा काम करेगा ये भी तेरी जिम्मेवारी है, कम करेगा उसके लिए तू लायबल है। लेकिन इसमें क्या, मोर फ्रीडम है, अगर वो ज्यादा काम करते थे कहीं पर मैनेजर दे देता है उसको पर्क्स दे दिया, कभी टिप दे दिया, कुछ भी दे दिया। रिस्क मैनेजमेंट, ये स्पेसिफिक पॉलिसी, ये अपनी पॉलिसी फॉलो करते थे, जब भी ये काम आ जाए इसको ऐसे। और मॉडर्न में क्या, ये बड़े स्लाइटली ब्रेव, कि मतलब नए नए मेथड्स को लगाते हैं। टेक्नोलॉजी, ये सेंट्रलाइज्ड है और ये बैकवर्ड, मतलब ये टेक्नोलॉजी के साथ कहता है कोलैबोरेट करने की नहीं करते नीड, लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन में क्या सारा काम एक साथ होना। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल हम पढ़ के आए कि आपने फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, अकाउंट्स, एचआर, लीगल। तो ये सुटेबल इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई टू हायर लेवल्स। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल फॉर लार्ज स्केल। डिविजनल क्या होता है, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ, अब आपने डिवीजन क्या आपने डिवीजन ना दिया, कॉर्पोरेट फाइनेंस पहले आपने एक मैनेजर दे दिया, सिर्फ वो मैनेजर ही सारे काम संभाल रहा है। क्या आपने मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल, यहाँ भी मार्केटिंग प्लस प्रोडक्शन पर्सनल, मतलब सेम सेम है। आपने एक डिवीजन क्रिएट कर दिया, डिवीजन ए डिवीजन बी, काम को देखते हुए। फिर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डेफिनेट प्रोजेक्ट गोल्स। फिर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रोड बनती है, हाईवे होता है, ये हाईवे क्या है, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होते हैं सारे के सारे। मैट्रिक स्ट्रक्चर, मैट्रिक स्ट्रक्चर बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्यों, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम लगाया हमने, ऑपरेशनल, मार्केटिंग और फाइनेंस है, मतलब मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर भी सेवरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर इसके अंदर भी, तो क्या था, इसको भी रिपोर्ट करना हो, इसको भी रिपोर्ट करना हो, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, कि मतलब कई बार आपने ये देखो ब्रोकर्स होते हैं कई बार, कि मतलब आप वेडिंग ऑर्गेनाइजर को लगा लीजिए, कि मतलब कई जगह वेडिंग ऑर्गेनाइजर का काम कैसे होता है,
कि ये कह देते हैं कि आप सर आप ये देखिए, आपको सच जाते आप एक प्रोफाइल दिखा दे, अपनी वो फाइल दिखाएंगे कि हम ऐसे अरेंज करवाएंगे, यहाँ पे ये कटिंग वाला आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे वो आएगा। ये सारे क्या करते हैं, तो मतलब इनके कॉन्टेक्ट होते हैं, कॉन्टेक्ट के बेसिस पे सारा काम करते हैं। भाई एक वेडिंग आ गई तो वो अपने बंदे के पास फोन करेंगे, भाई हमारे पास इस तारीख का ये फंक्शन आया और आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो इस तरीके से मतलब इनका खुद का कोई भी, इनके फिक्स्ड बेसिस पे काम नहीं होते। Flat structure suitable for small company and startups in their early stage. Tall organization suitable for employees many people and have a range of functions within a business. Hybrid क्या होता है? Suitable for organization that face considerable environment suitability. Divisional structure and that also require functional. Committee organization stable where aims to secure common judgment on administrative matters. Okay, next question. Question number 26 का C part. डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल क्या होता है, जो आपकी ऑफिशियली क्रिएटेड होती है। इनफॉर्मल क्या होता है कि जैसे आपके लंच टाइम हो गया, लंच टाइम में आपने एक कॉमन कैंटीन बना रखी है जहाँ पे सारे स्टाफ आएगा वहीं इकट्ठा बैठ के खाएगा। तो यहाँ पे मिडिल लेवल का भी, लोअर का भी और हायर का भी। अब हायर वाले को कोई भी बात पहुंचानी है, वहां बैठे बैठे अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करेगा, तो टॉप लेवल तक बात पहुंच जाएगी। टॉप लेवल को क्या होगा कि उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। अगर कुछ कमियां चल रही है तो उन कमियों को दूर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं मीनिंग। इट इज डेलिबरेटली डिजाइन एंड क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। इट्स प्रिंसिपली टेक शेप एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। मतलब मेंबर्स को अपने साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि एक टॉप लेवल को मिडिल लेवल से क्या पता चलेगा इनफॉर्मल वे में बात करने में, कि जैसे उन्होंने सोचा था वैसे काम हो तो रहे, जो उनकी पॉलिसी उनको सही तरीके से समझ आ रही है ना, इंटरप्रिटेशन formation planned and created by management as a result of social interaction. Flow of authority top to bottom. Flow of authority is horizontal as well as vertical, मतलब इसको कोई प्लान नहीं होता। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मेंबर्स आर रिक्वायर्ड यूजिंग स्केलर चेन। स्केलर चेन हम पढ़ के आए थे कि मतलब जैसे यहाँ पे एक पर्सन को यहाँ से यहाँ तक बात पहुंचानी है, वो पहले यहाँ गएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर आखिरी में जाके यहाँ आएगी। नो प्लान रूट क्या होता है, ये और ये दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हो, बाई चांस किसी टेबल पे आ गए हो, तो ये डायरेक्ट बात कर पाएगा अपनी। बिहेवियर ऑफ मेंबर्स द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आर लेड डाउन एंड एनफोर्स बाय द मैनेजमेंट। कि मतलब इसमें सारे बिहेवियर आपको देख के बात करनी पड़ती है, सारी की सारी मेल्स हो या कुछ भी हो, आपको अच्छे वे में बात करनी पड़ती है, इसमें कोई सा बिहेवियर नहीं है। तो याद जैसे क्या होता है कंपनी में, जैसे आपका 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 फ्रेंड है, आपका फ्रेंड थोड़ा हायर लेवल पे है, तो आप उसको जब भी ऑफिशियल काम पे करोगे तो आप सर कह के बात करते हो, या जो भी आप वहाँ का कल्चर है। लेकिन बाहर मिलोगे क्या करोगे, और भाई क्या हाल है, तो वो नो सेट ऑफ बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैन बी शोन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कैन नॉट बी शोन। ये शोन नहीं किया, क्या शो करोगे इसमें, ये तो इनफॉर्मल ही है खुद ही। नेचर रिजिड, जो काम जैसा होना है वैसे ही रहेगा उसके अकॉर्डिंग, इसको फ्लेक्सिबल है, अपने मन मर्जी के मालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is metric organization? Explain its merits and limitation. Metric organization is a combination of functional and a project organization. Functional पे कैसे था? Production department, marketing department, finance, personal development. अब इसके अंदर वेरियस प्रोजेक्ट्स आ गए, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, क्योंकि सारे सारे प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होते हैं। It consists of group of persons drawn from various functional departments and deputed to work on a project under the guidance and direction of a project manager appointed by the top management. The project manager is necessary authority to complete accordance with the quality and other conditions laid down by the top management the activities and get the project completed. Merits क्या? It provide a flexible suitable for the requirement of changing condition. मतलब अगर इस प्रोजेक्ट में चेंज आ गया तो आप उसमें चेंज कर सकते हो इजिली। अगर इसके कंडीशन में चेंज आ रहा है इसमें चेंज कर दो, इसमें डिपार्टमेंट में कोई चेंज आ रहा है डिपार्टमेंट में चेंज कर दो। इट फोकस अटेंशन टैलेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट विच फैसिलिटेट बेटर प्लानिंग। अगर इस प्लान अगर आप ये प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है तो आप इसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन दे सकते हो, तो उन चीजों में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड एनवायरनमेंट एंड इन विच प्रोफेशनल्स टेस्ट देयर कॉम्पिटेंस। इसमें टेस्ट प्रोफेशनल की कॉम्पिटेंस भी टेस्ट हो जाती है कि उन्हें कितनी स्किल्स है, कितनी नॉलेज है। इट मोटिवेट्स द प्रोजेक्ट स्टाफ एज दे कैन बी फोकस्ड डायरेक्टली ऑन द completion of a particular job. It encourages effective communication because of a dual authority and multiple reporting. Demerits क्या? It violates the principle of unity of command. Unity of command क्या कहते हैं, एक पर्सन को एक ही बॉस से ऑर्डर मिले। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को क्या होता है प्रोडक्शन वाले से भी काम हो, मार्केटिंग से भी,
तो मतलब इसको वेरियस क्या था, यहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो वो वॉलिडेशन हो जाता है इनका। इट में कंट्रोल टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मेंबर ऑन द प्रोजेक्ट, हेटेरोजेनिटी है मेंबर्स में। Frequent shifting of the staff of a functional department from one project to another may create a problem. Training of known players, क्या पता आपका ये प्रोजेक्ट किसी और चीज से रिलेटेड हो और ये किसी और से हो, आपने पहले उसको सिखाया, 10-15 दिन की ट्रेनिंग दे क्या जितने की भी रिक्वायर्ड थी, फिर अगर आपको एक दिन इसमें जरूरत पड़ेगी तो आपको इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो उस चीज में एक आप इसमें लिख सकते हो ये एक्सपेंसिव है। सेकंड लिख सकते हो कि इसमें पर्सनल परेशानी होती है कई बार, क्या था वो इरिटेट हो जाए, कंपनी ना छोड़ के चला जाए। लास्ट, दैट इज शॉर्ट ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क हम पढ़ के आए थे, मतलब कोई एक फिक्स्ड नहीं है, कॉन्टेक्ट बेसिस पे होता है। ए न्यू एंड समवेयर मोर रेडिकल एडवांस एटेंडली डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। वर्ड कुड बी टर्म नो स्ट्रक्चर, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। बाय एलिमेंट्स इट्स इन हाउस फंक्शन, कि मतलब जैसे एक तो वेडिंग प्लानर था पहले, क्या था कि कैटरिंग भी इनकी थी, पैलेस भी इनके था, सारी चीजें सारे काम ये करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि मैं सदस्य क्यों लूँ, जैसे पैलेस किसी और के, कैटरिंग किसी और के, बस इन्होंने फोन नंबर ले रखा है सबसे, अच्छी खासी वो जानकारी है, या दोस्त हो गए या कॉन्टेक्ट, मतलब अच्छा काम दिलवाते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप अच्छा एस्टेब्लिश हुआ हुआ है। तो अब इन्होंने सब काम बाहर से करना शुरू कर दिया। मैनी एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। A corporation organized in the manner is often called as virtual organization. It is composed of a series of projects collaboration. Just an example, there are companies like Nike. Reebok uses its network structure for their operation functional by subcontracting manufacturing to other companies at low cost. ये कह रहे हैं जैसे फॉरेन की कंपनीज है, वो इंडिया में आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो अपने शोरूम्स खोल ले। वो क्या करेंगे, लोकल जैसे कोई लोकल शू कंपनी है, उसको हायर कर ले, तो अपना बिजनेस एक काम कर बंद कर दे, तू हमसे हायर प्रॉफिट ले लियो, हमसे कमीशन अच्छा खासा ले लियो, तो हमारे शूज सेल कर, क्यों उसे शूज की नॉलेज भी सारी चीजें वो अच्छे तरीके से कर पाएगा, और लोकल मार्केट में उसकी जान पहचान भी है। तो इस तरीके से एडवांटेजेस क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हो गए, क्यों, क्योंकि आपके जो जैसे आप नए बंदे जाते हैं, आप पहले वहां पे कभी भी कंपनी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होती है, वो पहले कुछ टाइम के लिए अपने मैनेजर्स या एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, वो वहाँ के मार्केट कंडीशन को जानते हैं, तो उसके एक्सपेंस कम हो गए। देयर इज चॉइस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम अच्छा करा ठीक है, अगर नहीं करा आप कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर देते हो। देयर इज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, सब कॉन्ट्रैक्टर्स कैन बी लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिसएडवांटेज क्या, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी एंड सबऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट्स डिफिकल्ट, डेट कंट्रोल ओवर ऑपरेशन इज लिमिटेड। डेट कंट्रोल कैसे, कि आपने इसको काम पे रखे, इसको काम पे रखे, लेकिन बीच में गया तो किसी दिन आपको जरूरी प्रोजेक्ट है और बीच में कोई बंदा छोड़ के चला गया, या कई बार आप दूसरे पर्सन पे कम्प्लीटली डिपेंड हो गए, उन्होंने प्राइस ज्यादा मांगना शुरू कर दिया। तो इस चीज में थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा।